साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, झारखंड को तो लूट खंड पहले से ही कहा जाता रहा है, लेकिन रघुवर दास ने फिर से नई बातें कही है क्या, या वही पुरानी बातें, पुरानी बोतल में नई शराब जिसे कहा जाता है। रघुवर दास कह रहे हैं कि लूट मची हुई है कोलांचल में। कोलांचल में तो कोयले की लूट है, कहीं अबरक की लूट है, लोहरदगा की तरफ आप चले जाएं। अब बालू की लूट जो है समूचे झारखंड में मची। और इधर केंद्र सरकार ने खनन खनिज विनियम को लेकर उस बिल में संशोधन किया, उसको लेकर तूफान सब मचा हुआ है। इंडिया अलायंस से जुड़े हुए घटक दल कहते हैं कि ये संघीय ढांचा में हस्तक्षेप है, उसे कमजोर करने की कोशिश है और खास करके झारखंड को जर्जर करना चाहती है मोदी सरकार। इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों, लगातार हम लोग इसकी पड़ताल कर रहे हैं और हर का पक्ष सामने लाने की कोशिश भी हम लोग की रहती है। कांग्रेस ने क्या कहा, जेएमएम ने क्या कहा, उनकी क्या रणनीति है, क्या करने जा रहा है वो दल, और भारतीय जनता पार्टी किस तरह सामने आती है और रघुवर दास सामने आते हैं। रघुवर दास साथियों एग्रेशन के लिए जाने जाते हैं, आक्रामकता में उनकी कमी नहीं आई। यही कारण है कि बीच में राज्यपाल बनने चले गए थे, लेकिन मन लग नहीं रहा था उनका उड़ीसा में, मन तो रमा हुआ था झारखंड में, और लौटे वो वरद हस्त भी हासिल है अमित शाह साहब का। आपको पता, पिछले दिनों सब गए थे, तस्वीर अगर आप देखेंगे तो एक तरफ खास लोग हैं जैसे रघुवर दास हैं, आदित्य साहू हैं, कनवीर सिंह हैं जो संगठन मंत्री जो संघ से आते हैं, और दूसरी जानी बाबूलाल हैं, अर्जुन मुंडा हैं, दीपक प्रकाश हैं, चंपई सोरेन है, ये तस्वीर आपने देखी होगी। तो सबको अपना अपना टास्क दे दिया गया और रेस में है अब रघुवर दास। और रघुवर दास ने जमकर हेमंत सरकार को घेरा है, लपेटा है, कह लीजिए कि भैया पहले जो लूट मची हुई है उसको तो संभालिए, लूटखंड तो मत बनाइए, अब भरम मत फैलाइए एमएमडीआर के नाम पर, जो भरम आप लोग फैला रहे हैं। और झारखंडियों से संबोधित होते हुए कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, कोई अधिकार छीनने नहीं जा रहा है झारखंड का, ना झारखंडियों का। ये भरम है जो फैला रहा है, ये जेएमएम फैला रहा है, ये कांग्रेस पार्टी फैला रही है। तो रघुवर दास कहते क्या है दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप खुद सुनिए, आप फिर निर्णय लीजिए, जो कमेंट करना है कीजिएगा। सुन लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा लाया गया खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन बिल 2026 ये राज्य हित और राष्ट्र हित में है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस इसकी गलत व्याख्या कर राज्य की भोली भाली जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं, जिसकी मैं और भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के संरक्षण में धनबाद, बोकारो, चतरा, हजारीबाग, साहेबगंज, दुमका, शिकारीपारा में कोयला, बालू, पत्थर सिंडिकेटों के द्वारा आज पूरे राज्य में लूट मचा। जो लोग चुनाव में जल जंगल और जमीन का नारा देकर सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं, उन्होंने सत्ता में आते ही हमारे जल जंगल जमीन और प्राकृतिक संसाधन को सिंडिकेट के हवाले ही नहीं किया, बल्कि झारखंड की जो संस्कृति है उसको भी विकृत करने का काम किया। यानी हम कह सकते हैं झारखंड को लूटखंड इन 6 वर्षों में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के गठबंधन सरकार ने कर दिया। और ये बातें
मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं, आप सब प्रेस के बंधुओं ने ही समाचार पत्र में लगातार तो मैं आपको पेपर कटिंग दिखाते जा रहा हूं कि आप ही लोग के समाचार पत्र में कोयले के किस तरह लूट, बालू का अवैध कैसे धंधा, पत्थर का कैसे धंधा, ये सब आपके समाचार पत्र में ये बातें आ गई हैं। और हम यह भी जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव पत्थर के अवैध खनन में 1.5 साल होटवार जेल में थे। संताल के कांग्रेसी मंत्री इसी पत्थर बालू की दलाली और कमीशन खोरी के चक्कर में वो भी जेल में थे। मैं डंके की चोट पे कहता हूं या कहना चाहता हूं, यह संशोधन झारखंड के हित के खिलाफ नहीं, बल्कि यह हमारे झारखंड को उसकी खनिज संपदा का अधिकतम लाभ दिलाने और लीगल माइनिंग को पारदर्शी बनाने के पक्ष में उठाया गया कदम है। आज सवाल केवल 1100 करोड़ रुपए की शेष का नहीं है। असल सवाल यह है, क्या हम वित्तीय अनिश्चितता, फिजिकल अनसर्टेनिटी का माहौल बनाकर राज्य में आने वाले बड़े निवेश, अधिक उत्पादन, रोजगार और औद्योगिक क्रांति का रास्ता रोक रहे हैं? जबकि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी विदेश से लेकर देश तक रोड शो किए और बड़े बड़े बातें समाचार पत्र में आए, कितने निवेश आने वाले हैं। ये सब बातें राज्य सरकार झारखंड की जनता से छिपाती है कि माइनिंग सेक्टर के कुल टैक्स और वैधानिक भुगतान, स्टैट्यूटरी पेमेंट का लगभग 90% सीधा हिस्सा राज्यों को जाता है। ये बात फिर मैं कह रहा हूं, माइनिंग सेक्टर के कुल टैक्स और वैधानिक भुगतान का लगभग 90% राज्यों को जाता है, मिलता है, और ये व्यवस्था आगे भी बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। मैं आपको माध्यम से सरकार को यह भी बताना चाहता हूं, आजादी के बाद देश में पहली बार आदरणीय मोदी जी ने 2015 में रॉयल्टी के अतिरिक्त खनन प्रभावित जिलों के विकास के लिए डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड 30% अतिरिक्त, रॉयल्टी से अतिरिक्त 30% राशि देने की व्यवस्था की थी। साथ में पीएम जन मन योजना, जो आदिम जनजाति है, उसके विकास, उसके घर घर तक पेयजल, सड़क, रोजगार के हेतु अलग से व्यवस्था मोदी सरकार ने की है। और ये जो हमारे खनिज संपदा अधिकांश जनजाति क्षेत्र में है, और इसी को ध्यान में रखकर मोदी जी ने 30% डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड में खर्च करने का, ताकि हमारे जनजाति समाज का विकास हो सके, खनिज संपदा का वास्तविक लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचाना। झारखंड सरकार राज्य के राजस्व के लिए कितनी चिंतित है, इससे साबित होता है कि भारत सरकार द्वारा राज्य में 34 कोल ब्लॉक
कि मंजूरी मिली हुई है। मंजूरी मिलने के बाद भी अब तक केवल 4 कोल ब्लॉक ही चालू हो पाए। 30 कोल ब्लॉक को राज्य सरकार ने अभी तक चालू नहीं कराया। इसी तरह जब शाह कमीशन के द्वारा इलीगल माइनिंग लेके जब सारे देश में बातें आई तो 1 टाइम्स देश के सभी राज्यों को माइनिंग क्षेत्र में 5 साल के लिए एक्सटेंशन कानून में प्रावधान था। और 2015 में जब हमारी सरकार थी तो 5 साल के लिए यानी 2020 तक जिसको भी लॉ एक्ट में था उसको एक्सटेंशन करने का काम किया। लेकिन 2020 में जो आयरन और लीज समाप्त हो गया। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता 6 साल हो गए आज तक लॉ एक्ट में 6 माइंस, बॉक्साइट के 37 में से 17 माइंस ही चालू है। ये कोल ब्लॉक माइंस चालू होते तो राज्य को करोड़ों रुपया राजस्व मिलता। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार 1100 करोड़ रुपए का शेष का रोना रोती है। लेकिन आंकड़े बताते हैं इस सरकार के नियत में कितने खोट है। अन्य राज्यों की तुलना में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड की स्थिति सम्मान खनिज भंडार होने के बावजूद उड़ीसा जो हमारा पड़ोसी राज्य है वित्तीय वर्ष 2025-26 में 60,000 करोड़ का राजस्व हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जबकि झारखंड का लक्ष्य केवल 18,844 करोड़ है। उड़ीसा के त्वरित नीलामी और खदान संचालन प्रक्रिया के कारण उसकी राजस्व दक्षता झारखंड से 3 गुना अधिक है। इसके अलावा जो झारखंड में 18,250 करोड़ रुपया जो आए थे उसमें अभी भी राज्य के खाते में 7,915 करोड़ रुपए की राशि बची हुई। बाकी की राशि में भी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड के राशि में उसमें भी घोटाला हुआ। और आप सभी समाचार पत्र में दिखाए थे बोकारो की घटना, अन्य चावासा की घटना। तो जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड जनजातियों के क्षेत्र में खर्च होनी चाहिए उसमें भी इस सरकार के द्वारा घोटाला करने का काम आप सब मीडिया के साथ ही बीच बीच में सरकार का ज्ञान देते रहते हैं। और इसके साथ ही साथ 2,487 प्रोजेक्ट ठप हो चुके हैं। खनन प्रभावित जिले का हाल देखिए। धनबाद में 2,393.58 करोड़ रुपए, चाईबासा में 1,822 करोड़ रुपए, चतरा में 1,055 करोड़ रुपए, पाकुड़ में 527 करोड़ रुपए, रामगढ़ में 518 करोड़ रुपए का ड्यूटी फंड खर्च नहीं हो पाया। आज स्थिति ये है कि आज अस्पतालों में दवा नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में पीने का पानी नहीं है, चाईबासा में लोग लाल पानी पी रहे, धनबाद में काला पानी पी रहे। जब हमारी सरकार थी तो हमने दोनों जगह के डिस्ट्रिक्ट डीसी को आदेश दिया था कि पूरा डिस्ट्रिक्ट माइनिंग का फंड चाईबासा में शुद्ध पेयजल पीने के लिए खर्च हो। धनबाद में भी काला पानी लोग ना पिए, वहां भी हमने निर्देश दिया था और बहुत सारी योजनाएं उन क्षेत्रों में चल रही।
हमारा हमेशा से मानना रहा कि जनजाति समाज डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड राज्य के वैध राजस्व की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड की खनन क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के मूलभूत आधारभूत संरचना पर खर्च की जानी चाहिए, लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं किया। और समाचार पत्र में आप दिखाते हैं साहेबगंज जो मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र का जिला है, मैंने समाचार पत्र में देखा था किस तरह हमारा आदिवासी संथाल समाज के लोग नाले का पानी चून रहा था। टीवी में भी मैंने देखा किस तरह एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण खाट में लोग मरीज को लेके जा रहे हैं, रास्ते में ही उनका देहांत हो जा रहा है। बहुत सी हमारी बहनें डिलीवरी दूर में रहने के कारण डिलीवरी में भी बच्चे जच्चे दोनों की मृत्यु हो जाती है। अस्पतालों में उपकरण नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, जनता बुनियादी सुविधा के लिए तरस रही है। इतने ही नहीं, सरकार की सरपरस्ती में चल रहे अवैध धंधों के कारण जो वैध खनन है, लीगल माइनिंग का भारी नुकसान हुआ है। सरकारी आंकड़ों के वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही अप्रैल जुलाई में जहां कोयले का उत्पादन लगभग 44 मिलियन टन था, तो मैं 24-25 का बात बता रहा हूं, 2025-26 की इसी अवधि में घटकर 37.25 मिलियन टन आ गया। ये जो शेष झारखंड सरकार लगाई है अक्टूबर 2024 में, तो 24 में हमारा कोल का उत्पादन था 44.7 मिलियन टन था। शेष लगाने के बाद 25-26 में ये घटकर 37.25 मिलियन टन पर आ गया। जबकि लीगल माइनिंग घटेगी तो राज्य का राजस्व अपने आप घटेगा। यदि लीगल माइनिंग आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगी, सप्लाई चेन पारदर्शी होगी, तो अवैध माइंस का प्राइस इंडेक्स खत्म हो जाएगा। लीगल माइनिंग में रॉयल्टी, नीलामी, प्रीमियम, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड, रोजगार और डाउन स्ट्रीम उद्योग में जो आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी वह इस 1100 करोड़ से कहीं बड़ा इकोनॉमिक मल्टीप्लसर झारखंड को लाकर देगा। विगत 6 वर्ष में राज्य में 26 खदानों के पट्टे समाप्त हो गए हैं। यदि सरकार पारदर्शी ढंग से नीलामी करती तो आज राज्य को अरबों रुपये की राशि रॉयल्टी और प्रीमियम मिलता है। अभी आयरन में कोई भी ऑक्शन होगा तो उसमें प्रीमियम भी मिलेगा, रॉयल्टी भी मिलेगा और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड का भी राजस्व मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलता है और अवैध खनन पर अंकुश लगता है। सरकार बताए इन 6 वर्षों में किस आदिवासी मूलवासी की दशा सुधरी है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का विरोध राज्य के हित में नहीं बल्कि अपने अवैध सिंडिकेट और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और नौकरशाह के धन जो जाती है, जो ये लागू होने से अवैध धंधे बंद होंगे, उसी की छटपटाहट है। छात्र और युवाओं को एक साथ 6 साल से चल रही है सरकार मुद्दों में ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह का प्रोपगंडा राज्य में चला रही है। लेकिन झारखंड की जनता अब इनके लूट तंत्र को पूरी तरह समझ चुकी है और आने वाले समय में मुंहतोड़ जवाब देगी। एक बात मैं और आपके माध्यम से राज्य की जनता को बताना चाहता हूं। शेष लगाए जाने के कारण झारखंड का कोयला और लोहा पहले से ही महंगा हो गया।
शेष के कारण लागत दर बढ़ रही है। इससे झारखंड के कोयला लोहा की मांग घटी है। ऐसे हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जहां सस्ता दुकान होगा वहीं जाता है। शेष लगने के कारण हमारा कोयला महंगा हो गया, हमारा आयरन ओर महंगा हो गया। कोयला से ही बिजली प्लांट लगता है, तो कोयला महंगा होगा तो स्वाभाविक ही बिजली महंगा होगा। आयरन ओर महंगा होगा तो लोहा महंगा होगा। उदाहरण के लिए ग्रेड 8 से ग्रेड 12 कोयले की दर झारखंड में 2045 से 3212 रुपया प्रति टन है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में 1514 से लेकर 2681 रुपया प्रति टन के दर से उपलब्ध है। अब जो झारखंड में जो भी इंडस्ट्री है, निवेशक है, वो तो झारखंड का कोयला आयरन फूलोग ने, क्योंकि इतनी महंगा झारखंड में, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से आएगा लेगा। इसी तरह लोहा में एक क्वालिटी की तुलना मैं कर रहा हूं। झारखंड में प्रति टन 8284 रुपया पड़ेगा। उड़ीसा में 7493 रुपया प्रति टन, छत्तीसगढ़ में 7422 रुपया प्रति टन का उपलब्ध है। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारा जो भारत सरकार ने खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन बिल राज्य की जनता के हित में है, राष्ट्र के हित में है। इसलिए कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि हमारी भोली भाली जनता को भरमाने की कोशिश न करो। 6 वर्ष से आपकी सरकार की चाल चरित्र चेहरा झारखंड की जनता देख रही। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने रघुवर दास को सुना। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक रणनीति बनाई है कि वो भी अब जिला जिला जाएगा, प्रखंड प्रखंड जाएगा और लोगों को जागरूक करेगा। बकौल भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता के कि जो भ्रम है उससे लोगों को निकालेगा। अब देखिए, वो अब जब धरातल पर वो बिल उतरेगा तभी चीजें स्पष्ट हो सकेंगी। अभी तो अपनी अपनी राजनीति है, अपनी अपनी सियासत है। चलते साथियों, फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। आपसे वही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो हमेशा की तरह खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज फॉलो कर लीजिए। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।